नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। सियासी सफ़र में आपका स्वागत है। आज पहला एपिसोड है और हम लोगों को आशीर्वाद मिला है पद्म भूषण श्री हुकुम नारायण यादव जी का। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनका सियासी सफ़र कैसा रहा और बिजली गांव से लुटियंस दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। बिजली गांव से ये लुटियंस दिल्ली का सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए, जब मैं बिजली गांव में पैदा लिया था, उस गांव में और आज के बिजली गांव में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। जब मैं पैदा लिया था तो 4 महीने तक उस गांव में जाने की कोई रास्ता नहीं थे। 3 महीने तक पानी, बाढ़ के पानी से घिरा रहता था। यहाँ तक कि वहाँ के औरत और मर्द सभी को पानी में ही खड़े खड़े शौच करना पड़ता था। मेरे पिताजी के पास में ज़मीन थी, ये नहीं कि मैं ज़मीन नहीं थी, ज़मीन थी, अच्छे ज़मीन वाले किसान थे, लेकिन बराबर बाढ़ सुखाड़ के कारण कभी कभी इतने अनाज भी नहीं होते थे कि साल भर का खर्चा चले। और मजबूरी में लोगों को 2 महीना शकरकंदी, उस समय बहुत पैदा होता था उधर, वो शकरकंदी जिसको अलुआ कहते थे, वो खा के गुजारा करते थे। चलिए, उसमें न उतनी शिक्षा थी। मैं अपने गांव का पहला मैट्रिक पास हूँ, मैं अपने गांव का पहला ग्रेजुएट हूँ। वहीं से यात्रा प्रारंभ किए। छात्र जीवन में ही 8वीं क्लास में ही संघ की शाखा में जाने लगे, वो संस्कार पड़ा। कॉलेज में जब आए तो हमारे एक साथी थे इंद्रकांत झा, अब वो नहीं हैं। वो समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। वो मेरे यहाँ आते थे, मेरे लॉज में, एक उनके गांव के थे, उनसे मिलने जुलने, उनसे संगति हुई। फिर हम कॉलेज में समाजवादी युवजन सभा के साथ जुड़ गए और फिर समाजवादी पार्टी में कर्पूरी ठाकुर और शहीद सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में काम करने लगे। और राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम लोगों के नेता थे। वहीं से चलते चलते ग्राम पंचायत के प्रधान बन गए। ब्लॉक में फिर लोगों ने सोचा कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, तो सब ने मिल के मुझे ब्लॉक का प्रमुख बना दिया। फिर आगे चल के सरकार बनी तो लोगों ने मुझे, कॉलेज में पढ़ते थे तो 62 में विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया पार्टी के कर्पूरी ठाकुर जी और सूरज बाबू ने। वो हार गए। उसके बाद लॉ की पढ़ाई पूरी करके परीक्षा नहीं दिए, छोड़ दिए। समाजवादी आंदोलन में लग गए। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उनके साथ रहना, उनके साथ गाना, उनके साथ सोना, उनके साथ नाचना, उनमें चेतना पैदा करना। फिर 67 में मैं चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी से मेरे पिताजी के मेरा भाई थे और यादव में सबसे संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार के थे। उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, मुझे संसोपा ने टिकट दिया गाछ छाप पर। पुराने पीढ़ी के जो लोग थे, 40-45 से ऊपर के, वो सब कांग्रेस के साथ थे और सब ने आग्रह किया मुझे कि आप नहीं चुनाव लड़िए। मैंने कहा कि नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक नेहरू वंश है, एक लोहिया वंश है। तो मैं लोहिया के वंश का हूँ, यादव हूँ, लेकिन में विचार है लोहिया वंश। हम नेहरू वंश वाले विचार को नहीं मानेंगे। नतीजा हुआ कि 40-45 बरस तक के जो नौजवान थे यादव में, वो सब मेरे साथ खड़े हो गए। एक मेरे साथी थे, वो मेरा समर्थन कर रहे थे। उनके पिताजी कांग्रेस के साथ थे। उन्होंने अपने बेटा को रोका, बेटा नहीं माना। सिया सरन यादव धोई घाट के थे, आप जाके देख सकते हैं। उनको पिताजी ने कहा कि या तो मेरी बात मानो, नहीं तो घर छोड़ो। उन्होंने कहा घर छोड़ देते हैं। और वो 4 साल तक धोई घाट पर आटा चक्की चलाते थे। वहाँ से बगल में उनका गांव था, लेकिन कभी गांव नहीं गए। मैं भी जाता था तो उन्हीं के वो आटा चक्की पर रुकता था। वहीं किसी दुकान में वो रोटी सब्जी बनाते थे उनके साथ, और 3-4 उनके सहयोगी थे।
वो ज़मीन पर सोते थे, मैं चौकी पर सोता था, सड़क के किनारे मोटरसाइकिल लगा करके, न सिक्योरिटी न सुरक्षा, बस ये सफ़र रहा। अच्छा, जब आपके घर का माहौल कैसा था और जब शुरू में आप ये छात्र जीवन में एक्टिव हुए, क्योंकि अक्सर यूपी और बिहार का जो परिवेश है, खासकर पूर्वांचल और बिहार की अगर हम बात करें, तो जब कोई लड़का पढ़ता है तो दो ही तीन चीज़ें, पढ़ो लिखो, या तो डॉक्टर इंजीनियर बनो, नहीं तो आईएएस वगैरह बन जाओ। तो जब आप 8वीं से संघ की शाखा में जाने लगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में आते आते आप राजनीतिक छात्र जीवन में काफ़ी सक्रिय हो गए राजनीतिक तौर पे, तो क्या घर के लोग सपोर्ट करते थे, पिताजी माताजी और लोग, या उन्होंने कहा नहीं पढ़ो लिखो आईएएस वगैरह बनो? ठीक बात है। मैं पढ़ाई थोड़े छोड़ रहा था, मैं मजबूती से पढ़ भी रहा था, दोनों था, जिसको आजकल कहते हैं अर्निंग एंड लर्निंग। तो आज दूसरे ढंग का है। उस समय जो हम लोगों की पढ़ाई थी वो भी थी कमाई और पढ़ाई। कमाई का मतलब अपने गाय बैल भैंस उनको खिलाना पिलाना, सानी लगाना, खेती का काम था तो उसमें खेत तक बैल ले जाना, उसमें खेत में कभी कभी मजदूर की मदद में लग जाना, उन मजदूर को रोटी पानी लेके खेत तक पहुंचाना, इसमें भी मैं सहयोग करता था। मेरे पिताजी साधारण पढ़े, बहुत कम पढ़े लिखे थे, साधारण, लेकिन आज कहिए तो वो इस युग के धरती के देवता थे। उस इलाके के लोग उनको देवता ही मानते थे और वो अपनी भाषा में बहुत ज्ञान की बात बोलते थे। वो जब बोलते थे तो मैं केवल सुन लिया करता था। जो मैं पढ़ते गया, जब मैं वेद के भाष्य को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी को ये वेद का ज्ञान कहाँ से हुआ, वो तो इतने पढ़े थे नहीं, लेकिन वो बोलते थे तो वो संस्कृत में या परिमार्जित भाषा में वेद की वाणी थी। तो मैंने सोचा वो गांव के जो किसान है ना, उनके पास में अथाह ज्ञान का भंडार है, अनुभव का, लेकिन उनको सब मूर्ख गमार बेवकूफ़ समझ के धक्का मार दिया इस देश में। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, 8 चाचा 4 चचेरा भाई और गांव के 100 लोग मिलकर कुल 16 लोग। 4 साल की सजा हुई थी, घर की बर्बादी हुई थी, सिलापट लगा हुआ है, कांग्रेसी थे। लेकिन मैं जब आगे चल के समाजवादी आंदोलन में आया तो मेरे पिताजी दुखी हुए, क्योंकि उस समय समाज सोशलिस्ट पार्टी को लोग बदमाश पार्टी मानते थे। तो वो मुझको, मेरे नेता सब सोशलिस्ट वाले सबको कहते थे, जो जेल में गंगा प्रसाद सिंह थे जेल में थे, वही उस समय थे, मेरे यहाँ आते थे तक मेरे पिताजी कहे, ओ गंगा बाबू कहाँ लोग लिए लुटेरा पार्टी में कांग्रेस छोड़कर। लेकिन मैं जब आगे बढ़ता था, लड़ता था, तो मेरे पिताजी पूरे तौर पर अपने जो भी सामर्थ्य था उस सामर्थ्य से सहयोग करते थे, सामर्थ्य से। और देखिए ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरे पिताजी की मृत्यु हुई उस दिन मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर धोई घाट पर एक बड़ी सभा थी, कर्पूरी ठाकुर जी आए हुए थे, और उस सभा में मैं मंच पर था। तब मुझे घर से संवाद गया कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। मेरे गांव के थे, मेरे चचेरे भाई सब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि चुपचाप आप लोग चलिए, मैं मीटिंग ख़त्म करा के आता हूँ। जब सभा ख़त्म हुई तो कर्पूरी जी को मैंने कहा कि मैं घर जाता हूँ। तो कहा कि हमने कहा आपको मालूम है ना मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, तो मैं जाता हूँ। तो फिर उन्हीं की एक गाड़ी किसी डॉक्टर ने, मुस्लिम डॉक्टर थे जो अपनी गाड़ी दिए थे कर्पूरी जी के कार्यक्रम के लिए, मैं उस गाड़ी से अपने घर गया। कर्पूरी जी को बताया भी नहीं। फिर उसके बाद तब तक मैं एमएलए हो गया था, 67 में मैं एमएलए बना, राम प्रकाश राय जी से संघर्ष करके 127 वोट से वो 67 में मेरी जीत हुई थी। साथी लोग थे, अपने घर से चंदा किए, बूथ पर खाए, साइकिल से। मेरे गांव के 3-4 लोग थे, 5 लोग, मेरे बड़े भाई थे, छोटा भाई था, एक मेरे चचेरा भाई जो मेरे साथ सरपंच थे, मैं ग्राम पंचायत प्रधान बना, रामजी यादव अभी जिंदा हैं। कभी गांव के उन किसान से भी जाके आप लोग पूछिए, जो अपने अनुभव बताएंगे, राजनीति का धरोहर सब है। तो वो लोग मेरे प्रचार में जाते थे,
साइकिल में झंडा बांध लेते थे और घूमते थे। घर से, मेरे घर से चावल दाल ले जाते थे, किसी के घर में रखते थे, वहीं बना के खाते थे। और वही साधारण गांव के जिनको कहिए अनपढ़, हाँ उनको आज के युग में अनपढ़ कहेंगे, वो मेरे सब प्रचारक थे, कन्फासिंग करने वाले। दरवाजे दरवाजे जाते थे। तब मैं 67 में जीता, बड़ी कठिन से। मुझे जिताने के लिए भालपट्टी के अमरनाथ चौधरी जी मुखिया थे, उनके पिताजी मेरे परम दोस्त थे, हाँ मेरे दोस्त भी थे और मुझे बहुत सम्मान से मानते थे। तो उनके पिताजी ने कहा उनको कि बउआ, हुकुमदेव बाबू के तो इतना जितबे चाहे छो तो ना थोड़े जीतथिन, तो ठार भ जा, आ एने के ब्राह्मण वोट जो कांग्रेसी है से वोट काट लो तब जीतते। तो अमरनाथ चौधरी जी खड़े हो गए, अपना खर्चा किए, और 3000 वोट अमरनाथ चौधरी अगर नहीं काटे होते तो मैं मेरी राजनीति आगे नहीं बढ़ती। वो 127 वोट से हम इसलिए जीते कि 3000 वोट उन्होंने काट लिया। एक रमाकांत झा थे, पहले सोशलिस्ट थे, प्रिंसिपल रमाकांत झा, वो भी कांग्रेस के जन कांग्रेस से वहाँ खड़े हो गए। तो मैंने उनको कहा, एक दिन मिले तो हम कहे कि हाँ हमरा से लड़े कथी ला रही, तो कहा वहाँ के बिगाड़े लायल वो, हम जितवल आयल वो। हमको उससे कहना था, ये ब्राह्मण सब देत अहाँ के वोट, सबटा कांग्रेसी है, तो हम ठार भकर जितवे वोट काट देते तभी अहाँ के फायदा होत न। तो 8-9 हजार वोट वो काट लिए। देखिए उस समय के जो आज जो लोग हैं नई पीढ़ी के, जो कट्टरपंथी पिछड़ावादी और दलितवादी हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि देखो कि अगर उस 67 में रमाकांत झा और अमरनाथ चौधरी दोनों मेरे लिए दधीची नहीं बने होते, आज हुकुमदेव नारायण यादव नहीं होता। तो ये राजनीतिक यात्रा है। मैं समाजवादी था, मैं पिछड़ों के लिए लड़ता था, सामाजिक क्रांति का मैं योद्धा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्राह्मण में हमारे का ब्राह्मण जाते हैं, इसके बावजूद भी ब्राह्मण में कुछ ऐसे हमारे नेता थे जो अब दधीची बन के अपनी हड्डी गला दी हम लोगों को बढ़ाने में। हाँ वो लोग महान हैं, उन लोगों की पूजा होनी चाहिए। हाँ ऐसे ऐसे महान थे वो लोग। कौन त्याग करेगा किसके लिए? सही बात है। आज की राजनीति वैसी रही नहीं गई है, एक दूसरे को लोग काटने में लग गए हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आपने जेपी आंदोलन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज जब जेपी आंदोलन को इतने वर्ष हो गए, जेपी आंदोलन की कोख से यूं कहें बहुत से नेताओं ने जन्म लिया। उनमें से कई नेताओं पर भ्रष्टाचार और तरह तरह के आरोप लगे। लेकिन जब आप आज बैठते होंगे, शांति से सोचते होंगे कि जो जेपी जी ने जिस मिशन को सोच के, जिस लक्ष्य को सोच के उन्होंने वो आंदोलन किया, वो आज कितना सफल साबित हुआ है। देखिए सबसे ऊपर होता है नायक। राम आए तो राम को अगर समाज को बदलना था धर्म की स्थापना के लिए, तो राम अपना रूपांतरण किए, राजभवन को छोड़ के, और सामान्य जन जो था, केवट निषाद या बानर भालू जो जंगल के सबरी इत्यादि थे, जो उन्हीं में अपने को उन्हीं के जैसा बने। उन्होंने उनको नहीं बनाया, खुद वैसा बने। वेशभूषा, खाना पाना, रहना सहना, बोलना भूकना, सब उनकी संस्कृति, और उन्हीं के संस्कृति के साथ वो यात्रा प्रारंभ किए। राम जब अयोध्या, डॉक्टर लोहिया रामकृष्ण किताब लिखे तो लिखे हैं कि राम 3 जने निकले थे और जब लौटे तो विशाल साम्राज्य बना के आए। लेकिन राम ने किष्किंधा को जीता, लंका को जीता, लेकिन वहाँ कोई अपने भाई अपने परिवार के किसी को राजा नहीं बनाया। उन्हीं में से उन्हीं के वंशजों को बनाया। केवल कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति के साथ चलो, विरोधी हमारी संस्कृति का, आर्य संस्कृति जो हमारी परंपरागत है उसके विरोधी मत बनो, सहयोगी रहो। बस यही है। कृष्ण आए, गांव में गाय बैल भेड़ बकरी चलाने वाले साधारण गोपवालों अहीरों के घर में रहे, उनके साथ खेले कूदे, बढ़ते 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 फिर मथुरा गए। मथुरा के बाद फिर गए
तो कृष्ण का युग है वो विद्या, बुद्धि, विज्ञान, कला सभी क्षेत्र में एकदम प्रवीण है भारत उस समय पूर्ण रूपेण से। और उसका जब नेता आता है तो कृष्ण अपने को एक गांव के खेत से चलता है, गाय चराने वाला, और गाय चराने वाला अपने को रूपांतरित करके, और जब महाभारत के युद्ध में जाके खड़ा होता है तो वो गीता का संदेश देता है जो विश्व के लिए अमर हो जाता है। अर्थात कृष्ण ने अपने को रूपांतरित किया कि जिस समाज के साथ लड़ना है हमको उसी समाज के अनुरूप अपने को भी ढालना है। गांधी आए, अंग्रेज को हटाना था, तो गांधी ने कहा कि लोक शक्ति से ही हम अंग्रेज को परास्त कर सकते हैं, राजा महाराजाओं से नहीं, क्योंकि राजा महाराजा में तो अधिकतर अंग्रेज के दलाल थे, मुगल के दलाल थे। जो कांग्रेस के राज बनते ही वो लोग सत्ता के साझीदार बन गए। आज भी उनके वंशज वाले अपने पर अहंकार करते हैं। मैं कहता हूं कि अहंकार मत करो अपने वंश पर, तुम लोग तो इस देश के कलंक थे, तुम्हारे पूर्वज जो मुगल बादशाह और अंग्रेजी राज के समर्थक थे, और आज तुम सीना तान के चलते हो। अगर सच माने में ये तो मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों को टांग पकड़ पकड़ के साहब ऐसे घुमा घुमा के फेंक दूं जो 100 जोजन पार फेंक दूं, क्योंकि जिनके पूर्वज देश के साथ गद्दारी किए, द्रोही किए, और नेहरू जी ने उन्हीं लोगों को पूजित किया, महिमा मंडित किया, और आज भी वो अपने को महिमा मंडित करवाना चाहते हैं। तो मैं छोड़िए उन बातों को। तो गांधी जी ने उनको उठाया, गांव गरीब, एक भीख मांगने वाले ने भी कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और हिंदुस्तान के पूंजीपति के शिरोमणि बिरला ने भी कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी को कहते हैं एकात्मबोध, जो दीनदयाल ने कहा कि एक निर्धन निर्बल और एक सेठ साहूकार दोनों ने सोचा कि सम लक्ष्य समबोध। लोहिया ने कहा कि सबके अंदर समबोध हुआ, अंग्रेज देश का दुश्मन है। लक्ष्य बना कि जब तक अंग्रेज हटेगा नहीं तब तक देश का भाग्य बदलेगा नहीं। और जमीन से, भूमि से क्रांति फूट पड़ी, लोक क्रांति जिसको कहते हैं, जन क्रांति, अहिंसक क्रांति, जन क्रांति। क्योंकि गांधी जानते थे कि गरीब लोग हथियार लेके कैसे लड़ेंगे, और हथियार से जब लड़ाई होती है दुनिया में जहाँ कहीं भी हुई, हथियार से सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ तानाशाही है। चीन को देखिए, रूस को देखिए। और हिंदुस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें तानाशाही नहीं आई, बल्कि इसमें लोकशाही आई। और आज़ादी के बाद रानी हो या नौकरानी हो, राजा हो या हलवाहा हो, सबों को समान अधिकार मिल गया वोट डालने का, बराबरी का अधिकार। ये गांधी ने किया। गांधी गए, वो आए तो गांधी के साथ साथ गांधी के जैसे लोग मिले। लोहिया आए तो लोहिया का था आर्थिक और सामाजिक क्रांति साथ साथ, उनके साथ वैसे मिले। बिहार में कर्पूरी ठाकुर मिले। नाई, क्या जात की संख्या, जो जात करने वाले हैं नहीं, उनसे बताओ ना, कर्पूरी ठाकुर के जात की कितनी संख्या थी? जो जब चटाई पर सोया, बासी भात खाया, बकरी चराया और मर गया तो अपना घर वैसे का वैसे छोड़ के गया, अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा मकान नहीं छोड़ गया, जस के तस धर दीनी। और वो निर्धन गरीब, अति पिछड़ा, गरीब का बेटा। और जब निकला राजनीति के अंदर तो हम लोगों का नेता था आदर्श कर्पूरी ठाकुर, बिहार में आदर्श धनिक लाल मंडल, आदर्श कौन यादव में भूपेंद्र नारायण मंडल, आदर्श कौन हमारे तो अक्षय बट राय। तो जो मेरे आदर्श थे, नेता थे, तो हम उसी अनुरूप संगठन भी बना, क्योंकि उनके त्याग, तपस्या, लोक जीवन, लोक आस्था सब कुछ उनमें था। बात लेके चले ना। तो जैसा नेता और मार्गदर्शक और जीवन का संघर्ष से जो निकलता है, संघर्ष से सत्ता तक, पसीना परिश्रम पुरुषार्थ से सत्ता तक, तो वो अलग बात होती है। और जेपी आंदोलन हुआ, उसमें आए यूनिवर्सिटी कॉलेज के लड़के लोग आए, बहुत अच्छी बात। मैं भी विधानसभा से इस्तीफा पहला दिया था कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में। 7 लोगों ने विधानसभा से त्याग पत्र दिया जेपी के कहने पर, इमरजेंसी गए, सब कुछ कहे, सहे। जेपी आंदोलन में छात्र लोगों ने भाग लिया, बड़ी अच्छी बात, जवानी थी। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण ही ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति, और जयप्रकाश नारायण ने जब कहा कि हमको जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, तो इस पर बड़े विवाद हो गए उन नौजवानों में।
विवाद हो गए। लोहिया ने जब कहा था आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के हल चलाते थे, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, परिश्रम वाला खाएगा, फुटानी वाला जाएगा, ये देखिए प्रभाव। वो ब्राह्मण थे, उनको जाति के लोगों ने अपमानित किया। डॉक्टर वेंद्रनाथ झा को तो जात से बहिष्कृत कर दिया था, निकाल दिया था। ऐसे जो लोग थे जो इस देश के बनाने में और इस समाजवादी क्रांति को लाने में और सामाजिक समरसता लड़ने में इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आज जब जेपी के आंदोलन के बाद जो नए लोग आए, उनको न कोई आदर्श, न कोई सिद्धांत, न कोई संघर्ष पर उनका क्या कहते संघर्ष की कहानी, न जमीन से जुड़ा, न माटी से, न पानी से, न लोक से, न लोक आस्था से, लोक विचार से, लोक से कुछ नहीं। वो नेता बन गए, नेता बन गए, लेकिन दिशाहीन, दृष्टिहीन और संकल्पहीन यात्रा हो गई। दिशाहीन, दृष्टिहीन, संकल्पहीन। संजोग से लोहिया चले गए 67 में, अक्टूबर में। कर्पूरी ठाकुर बाद में चले गए। सब जो जितने थे वो चले गए। आज है, कोई कल्पना कर सकता है कोई दल कि एक नाई के बेटा कर्पूरी ठाकुर जैसे को बिहार का नेता बना दे, मुख्यमंत्री बना दे? मैं किसी दल को चुनौती दे रहा हूँ। सही बात। किसी दल में हिम्मत है कि आज फुलपरास जो ज्यादा बाहुल क्षेत्र है, वहां से एक धानु कति पिछड़ा के बेटा धनिक लाल को विधायक बना दे और झंझारपुर से 2-2 बार सांसद बना दे? है हिम्मत? नहीं है। ये हिम्मत किसमें था? ये हिम्मत डॉक्टर लोहिया में था। ये हिम्मत किसमें था? यादव होते हुए भूपेन्द्र नारायण मंडल में था। यादव होते हुए अक्षयवट राय में था। ये हिम्मत किसमें? ये गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर में। हिम्मत किसमें? हुकुमदेव नारायण यादव ने, जो सीना अड़ा के मंच पर कहता था। मैं बताता हूं आज कौन है, आज कौन है नेता? हमारा बाप, हमारा दादा, हमारा नाना, मेरी नानी। तो कोई जरूरी है कि पंडित का बेटा भी महान पंडित हो जाएगा, विद्वान का बेटा भी विद्वान हो जाएगा, डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर हो जाएगा? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? कर्पूरी ठाकुर, धनिकलाल मंडल, हुकुमदेव नारायण यादव जहां से पैदा लिए। मेरी माँ कौन महारानी थी? मैं कैसे कोख से निकल गया? भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जात का तेली, अति पिछड़ा। उनके जात की कितनी संख्या है? सही बात है। कैसे एक ही क्षेत्र से लगातार 3 बार विधानसभा का सीट जीते? कैसे वाराणसी में से 2 बार जीत रहे? वहां तो क्षेत्र भी अलग हो गया, क्षेत्र भी अलग हो गया। जातियों की प्रबल ताकत है। सही बात है। वहां से 2 बार से क्यों कैसे जीत रहे? कहाँ क्षेत्र बदल के भागे कि नहीं यहाँ नहीं वहां चले जाओ? और आज तो जब बात सुनता हूँ टीवी पर, मैं देख रहा था तो कांग्रेस के एक नेता बोल रहे थे, एक पहले गए थे तो पाकिस्तान में जाके बोलते हैं अब भैया से हारी तो भौजी घकरा फारी। देशद्रोह है, गद्दारी है। जैसे जयचंद चला गया था, जैसे मान सिंह ने गद्दारी की थी। आज भारतीय राजनीति के वो मान सिंह है, वो जयचंद है। और मेरा बस चले तो देशद्रोह के अपराध में इनको गिरफ्तार करके मैं इनको फांसी चढ़ा दूं। क्या बात करते हैं साहब? नरेंद्र मोदी से बदला चुकाने के लिए ये क्या कहते हैं, शशि थरूर पाकिस्तान में बोल रहा है, यहाँ अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है। इससे ज्यादा पाकिस्तान में हिंदुस्तान से भाग के जो मुसलमान गए थे, आज भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं है, काट दिया जाता है। और वहाँ के हिंदुओं को क्या हालत है? ऐसे राजनीति में। और आपको एक बात और कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के बारे में वो कहते हैं, मेरी बात समझिए, मेरी बात सुनिए। तो साहब किसी चौराहे के नशेबाज को और ये उस कुर्सी पर बैठा के और उनसे कहते कि नरेंद्र मोदी के बारे में बात कहिए, तो नशेबाज जैसे बोलेगा, वैसी टीवी पर बोलने वाला नशेबाज के जैसे लगता है जैसे वो ड्रग पिए हुआ है कि शराब पिए हुआ है कि क्या है। कि मुझको लगता है साहब उसमें बोलने वाले आते हैं तो कई लोगों की बात सुनकर मुझको लगता है कि जो बम्बई में जो ड्रग वाला कांड हुआ, हमने कहा कि ये ड्रगिस्ट सब है,
जरूर कोई ड्रग पीता होगा, नहीं तो ऐसे कहीं बोले। और उनको सम्मानित किया जाता है, क्यों? इनका बाप महान था, इनकी माँ महान थी, इनके दादा महान थे, इनके नाना महान थे। बिहार में क्या है, लालू यादव का बेटा, लालू यादव कैसे नेता बन गया? सही बात। आज लालू यादव के नाम पर तुम कहते हो कि हम लालू यादव के हैं। हाँ, पोस्टर से तस्वीर गायब। और कहाँ जाते हो लड़ने? तो जहां जहां यादव का बहुमत अधिक वोट है वहां चुनाव लड़ने जाते हो। जैसे सांड भैंसा हरे हरे खेत में चरने के लिए दौड़ता है, ऐसे ये राजनीति के ये लोग उजारू लोग जात के बल पर जाते हैं चुनाव लड़ने। यहाँ जात की संख्या ज्यादा, जहां जहां वहां जाओ। मैं हर जात के आज के तारीख में मैं कहूंगा, उस पीढ़ी से आए हुए आज हर जात के लोगों से कहूंगा, अरे के कर्पूरी ठाकुर ताजपुर से जीते थे, उस क्षेत्र में उनकी जात की कितनी संख्या थी, लगातार जीतते रहे। धनिक लाल मंडल फुलपरास से जीते थे, उस क्षेत्र में यादव बाहुल था, उस समय यादव ही जीते थे, लेकिन यादव को कांग्रेसी यादव को हरा के धनिक लाल मंडल बनते थे। आज मैं मधुबनी से जीत करके आया हूँ, मेरे जात के लोग तो इतना समर्थक नहीं है, देते हैं समर्थन, लेकिन वो तो इतने नई विरोध में है। लेकिन आज मधुबनी से मैं लगातार बन के रहा हूँ, किसके बल पर? संपूर्ण समाज के बल पर, ऊंची जाति के बल पर, पिछड़ी जातियों के बल पर। तो समग्र समाज का नहीं बन के आज वो अपने जात का नेता बनता है। और किसके बल पर? तो अपने बाप के नाम के बल पर। तो गाँव में कहावत मिथिला में कहते हैं कि तोहर छाती किए उतान तो हमर भाई पहलवान। तो भाई तो कौन चीज के नेता? तो हमर बाप नेता। तो कौन चीज के नेता? हमर दादा नेता। तो कौन चीज के नेता? हमर माई नेता। तो कौन चीज के नेता? हमर नानी नेता, हमर नाना नेता। और नरेंद्र मोदी का कौन नेता था? सही बात है। नरेंद्र मोदी कैसे आया? कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। क्या है? इसलिए हिंदुस्तान के निर्धन निर्बल, उपेक्षित, उपहासित, पीड़ित, प्रताड़ित, वंचित, उपेक्षित जो लोग हैं, ऐसे लोगों में भी ऐसे लोग भी गरीबनी माँ है, उसके भी कोख से हीरा पैदा हो सकता है, जो आज नरेंद्र मोदी है। कभी बिहार में कर्पूरी ठाकुर और धनिक लाल मंडल मेरे साथी थे। बिल्कुल। समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए अंतिम के 1-2 प्रश्न। पिछले साल आपको पद्म भूषण मिला, बड़ा सम्मान। जब आप ग्रहण कर रहे थे वो पुरस्कार, वो सम्मान, राष्ट्रपति जी थे, प्रधानमंत्री जी थे और बगल में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी थे। हाँ, स्पीकर तो वो उत्कृष्ट सांसद के बाद भी। और जब राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण से सम्मान, वो भावनाएं क्या उस समय चल रही थी दिमाग में कि वो बिजली गांव का वो छोटे से सफ़र से शुरुआत हो सके, एक समय मतलब सही से कपड़े भी न रहे हों पहनने को, क्योंकि बहुत मतलब जब गांव से लोग उठ के आते हैं बहुत संघर्ष होता है। भावनाएं क्या थी उस समय आपकी? भावना थी, मेरे आंख में जो आंसू आए थे, क्यों? कि मैं इतने दिन से था, अब मुझमें इतनी उत्कृष्टता थी, क्यों नहीं पहचाना किसी ने? इसलिए नहीं पहचाना कि बाप बेटा दलाल, बैल के दाम 12 है ना, अपने में सब मिल के बांटो। हमने कहा तू महान, उसने कहा तू महान, उसने कहा तू महान, उसने कहा तू महान। एक एक परिवार में से 4 आदमी पद्मश्री और पद्म भूषण की उपाधि ले ले। रास्ते चलते चलते बिना किसी क्राइटेरिया के भारत रत्न मिल जाए, जैसे वो बच्चे का खिलौना है, लड्डू है। और जिनको पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न की उपाधि मिली साहब, आज जब वो टीवी पर किसी कंपनी का सामान बेचते हैं तो वो एजेंट के अलावे और क्या है? जो दवा बेचने वाले जो होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव, कोई साबुन बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई जो मन में आवे एक झूठे सामान को सच्चा करके बेच रहा है। जो झूठ को सच्चा कहे, जो कंपनियों का माल बेचे, और वैसे लोगों को आप भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित करते हो। गांव में नहीं है लोग क्या? मैंने नरेंद्र मोदी जी से पत्र लिख के आग्रह किया कि साहब, हिंदुस्तान के गांव में बसने वाले गरीबों के घर में भी जो 85% है, उनमें से एक भी अगर इस लायक नहीं है तो देश का दुर्भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी ने सुना, उन्होंने प्रक्रिया बदल दी, चयन समिति ठीक से बनाई
नरेंद्र मोदी जब यही पद्म भूषण, पद्मश्री या उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार देने की जब प्रक्रिया बदल गई, चुनने वाली की दृष्टि बदल गई नियम के कारण, तो हुकुमदेव नारायण यादव उत्कृष्ट सांसद हो गया। और जब पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में जो लोग आए थे, हवाई चप्पल, ये बीमारी पैर में फटा हुआ, लगता था जैसे ये महीना में एक बार भी ये लक्स साबुन और सनलाइट साबुन नहीं पहने होंगे, पगड़ी बांधा हुआ किसान। ऐसे जो गांव गरीब किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल को जब मैं ऐसे देखा तो मैं भाव विह्वल हो के काली माई से कहा, हे काली माई, नरेंद्र मोदी को अमर रखना, क्योंकि आज ग्रामीण भारत का उदय हो रहा है, ग्रामीण भारत सम्मानित हो रहा है। आज तक जो वंचित था उस वंचित को सम्मान मिल रहा है। हे काली माई, इस आदमी को शक्ति दो जो इसी तरह भारत के संपूर्ण गांव गरीब किसान को सम्मानित करते रहे और जो वंचित है वो सम्मान पावे। ये मैं प्रार्थना कर रहा था। आखिर क्यों? कि चुनने वाला बदल गया। वो गरीबी माँ का बेटा है तो उसकी दृष्टि गरीब पर गई। जो राज भवन में जन्म लेने वाले हैं वो तो ऐसे ही लोगों को सोचेंगे, जो जिसका खाएगा उसका गाएगा, जो जिसका नमक खाएगा उसका गाएगा। और आज मैं अंत में आपसे कहूँगा, इस नई पीढ़ी के लोगों को कहता हूँ, हर जात के जवानों, नौजवानों, उस समय बिहार के अंदर कांग्रेस में सभी यादव नेता, राम लखन सिंह यादव, दरोगा राय जैसे नेता थे, उनके खिलाफ लड़ के विद्रोह करके हम लोगों ने नाई के बेटा गरीब को, कर्पूरी ठाकुर को बिहार का नेता बनाया था। उसी तरह हर जात के नौजवानों, तुम अपने ही जात के नेताओं के खिलाफ विद्रोही बनो, बागी बनो, और कृष्ण के जैसे चक्र सुदर्शन उठा लो, और अर्जुन के जैसे गांडीव उठा लो, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे भी इस रण युद्ध में तुम्हारे सामने आवे तो निर्ममता पूर्वक भीष्म पितामह का भी वध कर दो, क्योंकि ये लोकतंत्र का धर्म युद्ध है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लेकिन जाति के पीछे अंधा मत बनो। एक अंतिम सवाल, आज़ाद भारत के बाद से अब तक आपके 5 पसंदीदा नेता कौन रहे? सीरियल क्रम में रखिएगा, जो सबसे पसंदीदा उनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। देखिए, मेरे तो इसमें नहीं क्रम बदलिए। अच्छा। क्योंकि इसमें हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया कहते थे, सभी अपने अपने समय के महान थे। गांधी अपने समय के महान थे, दीनदयाल अपने समय के महान थे, लोहिया अपने समय महान थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार में अपने समय के महान थे, आज नरेंद्र मोदी अपने समय के महान है, चरण सिंह अपने समय के महान थे। तो आपने कहा गांधी है, लोहिया है, दीनदयाल है, और मैं जीवन के अंतिम क्षण तक कर्पूरी ठाकुर को नहीं भूलूंगा। क्योंकि आज जो राज चलाने वाले जो लोग हैं, असामाजिक परिवर्तन करने वाले जो कोई हो, चाहे राजा बन गए हों चाहे बने हुए हों, ये सब कर्पूरी ठाकुर को नहीं याद करते। क्योंकि जब कर्पूरी ठाकुर उठेगा तो ये भ्रष्ट, भय, भोग, भ्रष्टाचार और जातिवाद मिटेगा। तो कर्पूरी ठाकुर को सुला के केवल जन्म दिवस पर याद करके फोटो दिखा के घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो मेरे पसंद आपने कहा गांधी, लोहिया, दीनदयाल, कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह और आज के महान नरेंद्र मोदी। एक अंतिम सवाल इसलिए क्योंकि ये भूल रहा था मैं, आजकल आप क्या करते हैं? क्योंकि अब पहले जैसा राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हैं, अब विभिन्न कार्यक्रमों में थोड़ा कम जाते हैं, तो आजकल मतलब दिनचर्या कैसी रहती है? बस 5 बजे उठता हूँ, मेरी पत्नी मैं दोनों उठता हूँ, नित्य क्रिया करता हूँ। मेरी पत्नी नीचे जाके घूमने जाती है, मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बैठता हूँ। हाँ, कुछ आसन करने के बाद प्राणायाम करता हूँ, प्राणायाम करने के बाद फिर आसन करता हूँ। आसन और प्राणायाम मिला करके मेरा लगभग 1 घंटा समय सवेरे जाता है, ध्यान करने में जाता है। उसके बाद फिर कुछ घूम लेता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद नहाता हूँ। नहाने के बाद फिर काली माई मेरी कुल देवी है और शंकर मेरे इष्ट हैं, उनकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, उनकी आरती करता हूँ। उनका प्रसाद लेकर के मैं सबको बांटता हूँ। लोग भ्रांति फैलाए कि जो शंकर का प्रसाद खाएगा दरिद्र हो जाएगा। मैं प्रारंभ से ही शंकर भगवान को प्रसाद भोग लगाता हूँ, परिवार में सब मिल के खाता हूँ।
अब शंकर भगवान से कहता हूँ आपका प्रसाद खाने वाला दरिद्र बनता है तो मेरे जैसे ही दरिद्र संपूर्ण भारत को बना दीजिए, बराबर कर दीजिए। और उसके बाद फिर नाश्ते करते हैं, नाश्ता करने के बाद बैठते हैं, कुर्सी पर बैठ करके कुछ फ़ोन अपने क्षेत्र में देश भर के लोगों का जो फ़ोन आता है उनसे वार्ता करते हैं, मिस कॉल को देखते हैं, उनसे देश का हालचाल लेते हैं, पूछते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को पत्र भी लिख दिया करते हैं। नहीं तो अब ज़्यादातर पत्र जो है सो मेरा बेटा मेरे जगह पर MP बन के आया है अशोक यादव, उसको मैं दे देता हूँ, कहता हूँ तुम अपने बात मेरी तुम लिखने वाला तुम बन के पहुँचाओ, क्योंकि तुम जानो, दौड़ो तुम। उसके बाद अपनी चिंतन करते हैं, फिर दोपहर में कुछ खाते हैं, खाने के बाद फिर बैठे रहते हैं, बैठ करके फिर शाम में अपने कुछ यही TV वगैरह सब देखते हैं। देखने के बाद फिर भोजन करते हैं। रात के 9:30 से 10 बजे जात के आराम से सो जाते हैं। बस प्रसन्न चित्त रहते हैं, न कोई कामना है और न कोई लालसा है, न कोई मोह है, क्योंकि तब MLA MP कुछ बनते थे तो एक लालसा एक मोह भी था, अब तो सब मुक्त हैं। तब मैं केवल यही प्रार्थना करते रहता हूँ, जब भी हो तो ध्यानस्थ होकर कहता हूँ, हे काली माँ, हे शंकर भगवान, अब मैं पद मुक्त हूँ, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक मेरे शरीर में जब तक प्राण रहे तब तक इस हर सांस में निकलते रहे कि मैं अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए ही अपने जीवन को अंतिम सांस तक अर्पित कर जाऊं, समाज के लिए जीवन को अर्पित कर जाऊं। बस इतनी ही अब मुझको देना कि मेरी यही कामना है, राष्ट्र सुखी हो, समाज सुखी हो, सब संपन्न हो, समृद्ध हो, ये जाति प्रथा मिटे, जातवाद मिटे। और ये जाति प्रथा जातवाद तब तक नहीं मिटेगा जब तक ऊंची जाति के और खासकर ब्राह्मण जाति के नौजवान जाति को तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये जाति मिटने वाली नहीं। मेरे गुरु लोहिया यही कहते थे, बस यही कामना है। चलिए, हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उत्तम स्वास्थ्य की हम जो है प्रार्थना करते हैं। उम्मीद है आपको हुकुम जी की बातें सुनकर बहुत जानकारी मिली होगी, और ख़ासकर आज के परिवेश में जब सोशल मीडिया पे सिर्फ जहर बोया जा रहा है, हमारी कोशिश है कि आपको कुछ अमृत रूपी जो अनुभव है वो मिले, क्योंकि ये अमृत आपके जीवन में वैचारिक बदलाव लाएगी। और अगर आपके विचार शुद्ध होंगे तो उम्मीद है आपकी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि ये जो जहर आप लोग घोल रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, एक दिन संपूर्ण जो है विनाश ही होगा। सियासी सफ़र में अगली कड़ी में किसी और राजनेता के साथ मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा, और सत्ता तक की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए उनको कितनी लंबी जो है दूरी तय करनी पड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।